प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम लोग क्लास 12 के कैलकुलस में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हम लोग चैप्टर 5 का कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी पढ़े थे। उसका हम लोग एनसीईआरटी से पूरा थ्योरी, एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज, मिसलिनियस एग्जाम्पल्स, मिसलिनियस एक्सरसाइज पढ़े और हर एग्जाम्पल को, हर एक्सरसाइज को बनाने के बाद में हम लोग अदर बुक से भी कुछ क्वेश्चन को पढ़े और मिसलिनियस एग्जाम्पल और एक्सरसाइज ख़त्म होने के बाद में भी हम लोग एक क्लास अदर बुक से पढ़े हैं। आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हुए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ेंगे, जो कि चैप्टर 6 में है एनसीईआरटी का। और ये पढ़ने में हम लोगों को मोटा मोटी 20 से 25 दिन लगेगा। इसमें कई सारे टॉपिक्स हैं, सबको हम लोग पढ़ेंगे। और इसके पहले मैं आपको एक बात बोलूँगा कि जो बच्चे अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन दबा दीजिए और साथ में लाइक करना न भूलिए। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग शुरू हो जाते हैं। तो आइए देखिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो हम लोगों को पढ़ना है 5 इसमें टॉपिक है। पहला आपका है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, यानी कि राशियों के परिवर्तन की दर, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन यानी कि वर्धमान और ह्रासमान फलन, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल यानी कि स्पर्श रेखाएं और अविलंब, अप्रोक्सीमेशंस यानी कि सन्निकटन, और मैक्सिमा एंड मिनिमा यानी कि उच्चतम और निकटतम हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो जैसा मैं बताया ये पढ़ने में हम लोगों को 20 से 25 दिन लगेगा। और जैसा हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं कि जो जो हम लोग पढ़ेंगे उसका पीडीएफ फाइल मैं आपके साथ शेयर करते जाऊंगा। हालांकि जब से मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं तब से यदि मैं पीडीएफ फाइल आपको नहीं भी भेजूं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं इस पे आपको एक A to Z क्वेश्चन को बताऊंगा। पढ़ने का क्या तरीका होगा मैं एक बार फिर से बता दूं। पहले हम लोग एनसीईआरटी से पूरा थ्योरी पढ़ेंगे, एग्जाम्पल पढ़ेंगे, एक्सरसाइज पढ़ेंगे और इसके बाद में फिर हम लोग अदर बुक से कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। हाँ, तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे, आज हम लोग पहला आपका है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी हम लोग पढ़ेंगे। इसका आज मैं आपको कुछ थ्योरी बताऊंगा और आज मैं आपको इसका सारा एग्जाम्पल बताऊंगा। फिर जो आपका अगला लेक्चर होगा, अगला लेक्चर में मैं आपको पूरा एक्सरसाइज बताऊंगा। उसमें 18 क्वेश्चन है और मैं कोशिश करूंगा कि उस 18 क्वेश्चन को एक ही लेक्चर में करूं। तो उस लेक्चर को करने में 2.5 से 3 घंटा या इससे भी ज़्यादा लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसे आप एक बार नहीं देखकर 2 या 3 बार में देख लीजिएगा। इसके बाद फिर जो हम लोगों का तीसरा लेक्चर होगा उसमें हम लोग अदर बुक से पढ़ेंगे। तो ये हम लोगों का लेक्चर 1 हुआ। हम लोग आज पहला लेक्चर को पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज से मैं सेल्फी कैमरा से वीडियो बना रहा हूँ। इसके पहले जो भी वीडियो मैं अपलोड किया हूँ वो बैक वाले कैमरे से मैं बनाया था, तो उसमें मैं देख नहीं पाता था कि किस तरह से मैं लिख रहा हूँ। लेकिन अब जो है यह मैं जो लिख रहा हूँ और जो बोर्ड दिख रहा है उसे भी मैं देख पा रहा हूँ। तो आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, जिसको हम लोग ऐसे भी बोलते हैं डेरिवेटिव्स इज रेट मेजर।
हाँ, इसका दूसरा नाम है डेरिवेटिव इज रेट मेजर। हाँ, तो हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो मान लीजिए कि आपका y बराबर fx कोई एक फंक्शन है और x में आपका चेंज हो रहा है डेल्टा x और x में चेंज होने से आपका y भी चेंज हो जाता है डेल्टा y से। समझिए, x में चेंज होने से x में यदि डेल्टा x चेंज होता है, इससे y में भी डेल्टा y चेंज हो जाता है। तब हम लोग डेल्टा y बाय डेल्टा x को बोलते हैं चेंज इन y ड्यू टू यूनिट चेंज इन x। क्या बोलते हैं? चेंज इन y में चेंज हो रहा है किसके वजह से? तो x में बदलने की वजह से। या आप ऐसे भी इसको बोल सकते हैं। हाँ, क्या बोल सकते हैं? तो आप डेल्टा y बाय डेल्टा x को बोल सकते हैं कि चेंज इन, बल्कि ऐसे कहिए एवरेज चेंज इन, हाँ, इसको एवरेज चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन x या विथ रेस्पेक्ट टू x। समझ गए? दोनों ही हम लोग इसको बोल सकते हैं। और अब क्या कीजिए, तो अब आप इसमें लिमिट ले लीजिए। हाँ, यानी कि लिमिट डेल्टा x चेंज टेंस टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x। और इसको हम लोग बोलते हैं, हाँ, इसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेनियस चेंज इन y with respect to x। चेंज इन y with respect to x, यानी कि y में चेंज हो रहा है किसके रेस्पेक्ट से, किसके वजह से? तो x की वजह से। या इसको लिखना थोड़ा सा टफ होता है, तो इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं? तो इसको लिख सकते हैं हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x को हम लोग dy बाय dx भी बोलते हैं। समझिए, क्या बोलते हैं इसको? dy बाय dx। तो ये हम लोग आज इस चीज़ को पढ़ेंगे, यानी कि y में चेंज हो रहा है x की वजह से, या ऐसे कहिए कि एक फंक्शन में चेंज हो रहा है दूसरे फंक्शन की वजह से, तो उसका मान कैसे निकलेगा, आज हम लोग इस चीज़ को निकालना सीखेंगे। और इसमें इस प्रकार से भी हो सकता है कि मान लीजिए आपका x फंक्शन है t का और y फंक्शन भी आपका t का। समझिए, x एक फंक्शन है t का, y भी एक फंक्शन है t का, और हम लोगों को dy बाय dx निकालना है। तो यह देखने से ये लगता है कि ये पैरामेट्रिक फॉर्म में है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में हम लोग कैसे लिखते हैं? तो dy बाय dt बटे में dx बाय dt, जहाँ पर dx बाय dt 0 के बराबर नहीं हो। समझे? और इसी पर हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं।
एक चीज इसमें और आपको नोट करना है, नोट क्या करना है कि dy बाय dx यदि आपका ग्रेटर देन 0 हो, यानी कि यूं कहें कि ये भाई साहब यदि आपका पॉजिटिव हो तो इसका मतलब हो रहा है कि y बढ़ रहा है और x भी आपका बढ़ रहा है। और इसी प्रकार से dy बाय dx लेस देन 0 यानी कि निगेटिव हो तो इसका मतलब होता है कि y बढ़ रहा है, बल्कि ऐसे कहें y घट रहा है लेकिन x क्या हो रहा है तो बढ़ रहा है। क्या बोले, यदि पॉजिटिव होता है तो y और x दोनों ही बढ़ता है, और यदि निगेटिव होता है तो आपका y घटता है लेकिन x आपका बढ़ता है। समझे? तो अब इतना ही इसमें थ्योरी, इसमें कोई ज़्यादा थ्योरी नहीं है, और इसके आधार पर हम लोग कुछ क्वेश्चन को बनाते हैं। आइए, अब आपका भाषा वाला सवाल आएगा। तो भाषा वाला क्वेश्चन में जो लैंग्वेज है उसमें मेरा कोशिश रहेगा कि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों को ही लिखूं, लेकिन आप अपने सुविधा के अनुसार आपको जो भी मीडियम अच्छा लगता हो आप उसी मीडियम में लिख लीजिएगा। हाँ, आइए हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे आपका एग्जाम्पल्स, और इसमें से एक और भी चीज़ जो यूज में आएगा मैं आपको बता दूं कि इस तरह से रहेगा dy बाय dx एट x बराबर x नोट, या इसी को लिखने का तरीका है dy बाय dx एट x बराबर x नोट। इसका मतलब हो रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x एट x बराबर x नोट, क्योंकि इसका यूज हम लोग ज़्यादातर करेंगे, इसीलिए इस चीज़ को मैं हेडिंग में लिख दिया। आइए बच्चों, हम लोग अब बनाते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 1। क्या कहता है एग्जाम्पल 1? फाइंड द रेट ऑफ change of the area of a circle with respect to its radius r when r बराबर 5 सेंटीमीटर। मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ। हिंदी में है वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए जब r बराबर 5 सेंटीमीटर है। ठीक है बाबू, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहले मैं बता दूं कि एक्चुअल में जो आपका रेट मेजर है, या यूँ कहें कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ है, इसका क्या क्या यूजेज हो सकता है। तो एक मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि मान लीजिए क्या कि एक आप नली लेते हैं, समझ गए, नली, इस तरह से नली, और यहाँ पर आप क्या करते हैं, आप बालू को गिरा रहे हैं, यहाँ पे आप बालू को क्या करते हैं, गिरा रहे हैं।
तो नीचे जो आपका बालू का जो आकार होते जाएगा वो आकार किस तरह से होगा, तो आकार आपका शंकु के आकार का होगा, यानी कोण के आकार का होगा। ठीक है, अब बात यह है कि आप जो बालू गिरा रहे हैं, ये बालू आप किस दर से गिरा रहे हैं, या आपने कोई एक तय कर लिया है कि आप 1 सेकेंड में, हाँ 1 सेकेंड में मान लीजिए कि आप x वॉल्यूम में बालू को गिरा रहे हैं, तो उसके गिराने से आपका जो नीचे आपका बालू जो कोण के आकार का हो रहा है, जो शंकु के आकार का हो रहा है, तो धीरे धीरे देखिएगा कि उसका जो आपका बेस है ना, इस तरह से आपका बढ़ता जाएगा। बेस जो है क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। सर्किल के आकार यानी वृत्त के आकार का आपका बेस होगा। तो जो बेस बढ़ने का दर है, उसमें बेस जो आपका आधार है उसकी त्रिज्या आपकी क्या होगी, बढ़ते जाएगी। तो वह त्रिज्या किस दर से बढ़ रही है, यह हम लोगों को हो सकता है ज्ञात करना पड़े। तो यह मैं जस्ट आपको एक एग्जाम्पल बताया, और ऐसा कई सारे एग्जाम्पल हो सकता है। जैसे आपका एक एग्जाम्पल मैं और लेता हूँ। मान लीजिए कि आपका कहीं पे पानी है, और पानी बिल्कुल ही आपका शांत पानी है। उस पानी में आपने एक कंकड़ को फेंका। जब आपने कंकड़ को फेंका, देखिएगा पानी का जो वेव्स है ना, वो इस तरह से करके, इस तरह से करके आपका जो वेव्स है, वो वेव्स आपका फैलते जाता है। अब ये क्वेश्चन उठता है कि अच्छा एक बात बताइए कि 5 सेकेंड, 5वां सेकेंड में जो आपका वेव, जो कि सर्कुलर वेव होगा, वृत्ताकार जो वेव होगा, समझ गए, तो उसकी त्रिज्या क्या है, समझ गए। क्या क्वेश्चन हो सकता है कि 5 सेकेंड में उस वेव का, उस वृत्ताकार वेव का त्रिज्या क्या है, आप निकालिए। तो हम लोग उस चीज को निकाल सकते हैं किसकी मदद से, तो हम लोग निकाल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, या यूं कहें कि रेट मेजर के मदद से। तो आइए इस क्वेश्चन को बनाया जाए। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, तो फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, यानी कि एरिया में क्या चेंज हो रहा है, इस चीज को निकालना है। कब और किसके एरिया, तो सर्किल यानी कि वृत्त के एरिया। कब, किसके रेस्पेक्ट में, तो रेडियस यानी कि त्रिज्या के रेस्पेक्ट में हम लोगों को निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे कुछ सिंबल्स यूज करेंगे। जैसे एरिया रहेगा, क्षेत्रफल रहेगा, उसके लिए ए लिखेंगे। सरफेस एरिया यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल रहेगा, उसके लिए हम लोग एस लिखेंगे। वॉल्यूम, आयतन के लिए हम लोग वी लिख देंगे। समझ गए, इस तरह से कुछ सिंबल को हम लोग यूज करेंगे। और इसमें फॉर्मूला भी यूज आएगा। क्या क्या फॉर्मूला आएगा यूज, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आपका शंकु कोण का क्षेत्रफल, उसका आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस तरह से बहुत कुछ यूज में होगा, जो कि क्लास 10 में हम लोग पढ़े हैं। और यहाँ पर भी उस फॉर्मूला को यूज करेंगे। जहाँ पे जरूरत पड़ेगी मैं उसके लिए लिख दूंगा। ठीक है बाबू, तो आइए देखिए क्या कहता है। कहता है क्या कि वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ सर्किल की बात करता है। तो यहाँ पर लिख दीजिए एरिया ऑफ सर्किल, वृत्त का क्षेत्रफल, आप इसको ए मान लीजिए। क्या मान लीजिए, ए। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आपसे क्या मांग रहा है, आपसे मांग रहा है कि क्षेत्रफल बदलने का दर डी ए बाय, अब क्षेत्रफल बदलने का दर तो किसके रेस्पेक्ट में मांग रहा है, ये लिखना जरूरी है। तो किसके रेस्पेक्ट में मांग रहा है, तो त्रिज्या के रेस्पेक्ट में मांग रहा है, यानी कि बाय डी आर आपको ज्ञात करना बराबर व्हाट। और कब ज्ञात करना है, जब आर किसके बराबर हो, तो आर 5 सेंटीमीटर के बराबर हो। यानी कि ऐसे लिख दीजिए 8 आर बराबर 5 सेंटीमीटर। यानी कि इसी चीज को हम लोगों को ज्ञात करना है। तो आइए ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखिए तो क्या होगा, डी ए बाय डी आर बराबर डी बाय डी आर। ए आपका कितना है, तो ए आपका है पाई आर स्क्वायर। तो देखिए बाबू, पाई कांस्टेंट है तो बाहर हो गया। और अब जो है कि आर स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है,
और किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो r के रेस्पेक्ट में, तो कितना हो जाएगा 2r, या यूँ कहें कि ये आपका 2πr हो गया। हम लोग dA/dr निकाल लिए, लेकिन dA/dr कब पूछ रहा है, जब r बराबर कितना हो 5 सेंटीमीटर हो, यानी कि dA/dr कब, जब r बराबर 5 सेंटीमीटर हो। तब क्या कीजिएगा 2π और इस r के जगह पे आप 5 रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 पाई, समझ गए 10 पाई हो गया। और आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यूनिट यानी कि इसका मात्रक लिखने नहीं भूलिएगा। मात्रक कैसे लिखाएगा मैं आपको बताता हूं। ऊपर क्या है बाबू, एरिया, तो एरिया का क्षेत्रफल क्या होगा वर्ग इकाई, और यहां पर आपका दिया हुआ है सेंटीमीटर में, यानी कि ऊपर आपका हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे आपका क्या है आर। आर का मतलब त्रिज्या, यानी कि त्रिज्या की इकाई क्या होगा, हाँ त्रिज्या की इकाई आपका सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। तो यही आपका क्या हो गया आंसर। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर आपका कट जाएगा तो सिर्फ आपका सेंटीमीटर बचेगा। ठीक है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब आप इसका एक सेल्फी ले लें, और मैं यहाँ से आज नहीं हटूंगा क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे रहने से एक भी अक्षर आपका नहीं कट रहा है। तो आइए एक सेल्फी लीजिए, मैं मुस्कुरा देता हूँ। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को बनाते हैं। आज वीडियो बनाने में मुझे बहुत खुशी हो रहा है, काफ़ी मैं एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को देखकर वीडियो बना रहा हूँ। हाँ, बड़ी अजीब सा भी लग रहा है। आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हाँ, आज का वीडियो देखकर मैं आपका वेट करूँगा, आपके कमेंट का वेट करूँगा। आपका भी क्या मैं वेट करूँ, आपके कमेंट का मैं वेट करूँगा। आइए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो एग्जाम्पल 2, the volume of a cube, the volume of a cube is increasing at a rate of 9 cubic centimeters per second. How fast is the surface area increasing when the length of an edge is 10 सेंटीमीटर्स। हाँ, आपका है 10 सेंटीमीटर्स, और इसको मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ। क्या है, एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है यदि इसके कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से
बढ़ रहा है। तो यही आपका क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग कोशिश करते हैं समझने का कि क्या आपका ये कहता है। तो देखिए जी, वॉल्यूम ऑफ कोन यानी कि घन का आयतन, समझ गए, घन का आयतन के बढ़ने का दर दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर पर क्यूब, हाँ सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर आपका दिया हुआ। ये वॉल्यूम नहीं दिया हुआ, उसके बढ़ने का दर दिया हुआ है। ए बाबू, यानी कि घन का आयतन आपको यूज में आएगा। क्या यूज में आएगा? घन का आयतन। ठीक है, कोई बात नहीं, घन का आयतन का फॉर्मूला लिखेंगे। तो आइए लिखिए। सबसे पहले अभी आधा क्वेश्चन पढ़े और अभी जो यूज में आ रहा है मैं उसको लिखता हूं। वॉल्यूम ऑफ कोन, घन का आयतन, और वॉल्यूम के लिए हम लोग भी लिखेंगे, समझ गए। तो आप ही बताइए घन का आयतन क्या होगा यदि आप एक भुजा को x मान लेते हैं, समझ गए। तो घन का आयतन क्या होगा? घन का आयतन हो जाएगा भुजा का क्यूब। तो आपने भुजा को क्या माना? x, यानी कि यहां पर आप ऐसा लिख सकते हैं साइड क्यूब, यानी कि आप लिख सकते हैं भुजा का क्यूब, और हमने भुजा को x मान लिया, तो ये कितना हो जाएगा आपका x क्यूब। ठीक है, एक जगह ये हुआ। और क्या क्या यूज में आएगा मैं देखता हूं। एक जगह देखिए कि आपका लिखा हुआ है, हाँ मैं कहीं पे देखा था, क्या लिखा हुआ है, तो सरफेस एरिया की बात करता है, यानी कि आपका पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करता है, समझ गए। तो ये भी लिखा जाए सरफेस एरिया, यानी कि पृष्ठ का क्षेत्रफल, और हम लोग बोले थे सरफेस एरिया के लिए S यूज करेंगे। तो S बराबर, आप बताइए कि घन का पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है। तो देखिए घन जो है कि याद नहीं, मान लीजिए हम भूल गए, अरे बाल भूल गए, तब क्या होगा? तब भी आपको समझ में आएगा। कैसे आएगा समझ में, मैं आपको बताता हूं। देखिए घन का जो आपका बेस होता है वह वर्गाकार होता है। किस तरह का होता है? वर्गाकार। तो वर्ग का आप पहले क्षेत्रफल निकाल लीजिए, समझ गए। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर हो जाएगा। और ऐसा कितना भुजा है देखिए, तो यदि आप घन घन ले लीजिए, जैसे कि आप एक लूडो का गोटी ले लीजिए, समझ गए। लूडो का जो आपका छग्गा आता है उसको ले लीजिए 6, और उसमें देखिएगा एक ऊपर नीचे, इधर उधर, और इस तरफ, यानी कि कुल कितना उसमें फेस होते हैं, समझ गए। तो कितना फेस होता है? 6। तो एक भाग का क्षेत्रफल आपका हो गया भुजा स्क्वायर, और कुल ऐसा कितना भाग है? तो 6 भाग है। तो कितना हो जाएगी यहां पर? 6 साइड स्क्वायर, यानी कि 6 भुजा का स्क्वायर, और आपने एक भुजा को x माना है, तो ये कितना हो गया? 6x स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये जो है ना, इसमें एक जगह आयतन और एक जगह पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि यूं के एक जगह वॉल्यूम और एक जगह सरफेस एरिया की बात कर रहा था। हमने दोनों का फॉर्मूला लिख दिया। ठीक, अब आइए क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए। क्या लिखा हुआ है? वॉल्यूम ऑफ ए कोन, बल्कि वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि आपका जो है आयतन बढ़ने का दर दिया हुआ है। आयतन बढ़ने का दर दिया हुआ है। अब बात यह है कि बाबू किसके रेस्पेक्ट में दिया है, समझे। इसके पहले जो हम लोग क्वेश्चन बनाए थे, हम लोग एरिया को आर के रेस्पेक्ट में निकाले थे।
यहाँ पर किसके रेस्पेक्ट में, यह तो दिया हुआ है ही नहीं, तब क्या कीजिएगा, तब आपको आना पड़ेगा इस पे। किस पे आना पड़ेगा, अरे तार फंस जाता है रे बाबू, किस पे आना पड़ेगा, तो हम लोगों को ये चीज देखना है, समझ गए, ये चीज देखना है। ये आपका कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है बराबर 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हाँ, क्या दिया हुआ है, 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब हम एक चीज पकड़ लिए, बोले मास्टर साहब क्या पकड़े, तो आप देखिए यहां पर नीचे क्या दिया हुआ है, सेकेंड। किसका यूनिट होता है, टाइम का, समय का। यानी कि वॉल्यूम का जो है, ये वॉल्यूम आपका चेंज हो रहा है किसके रेस्पेक्ट में, तो टाइम के रेस्पेक्ट में। यानी कि dV/dt हो गया, समझ गए, टाइम के रेस्पेक्ट में ये आपका चेंज हो रहा है। ये चीज आपका दिया हुआ है। आइए, हाँ, और मांग क्या रहा है, मांग रहा है कि आपका सरफेस एरिया का चेंज निकालिए। यानी कि ds/dt निकाल लीजिए। कब, कब बोल रहा है कि जब आपका एक एज 10 सेंटीमीटर हो, यानी कि जब आपका, समझ गए, एक कोर की लंबाई कितना हो, तो 10 सेंटीमीटर हो। यानी कि एक कोर को आपने क्या माना है, x माना है, यानी कि x बराबर क्या होना चाहिए, 10 सेंटीमीटर, और यही आपसे मांग रहा है। समझ गए बाबू, तो आइए हम लोग निकालते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से क्या दिया हुआ है, dV/dt बराबर 9, अभी यूनिट को फिलहाल आप छोड़ दीजिए। तो d/dt और v, बाबूजी v आप यहां पर क्या निकाले हैं, v आपका x क्यूब है, क्या है, x क्यूब। तो x क्यूब बराबर कितना है, 9। तो पहले आप इसको x क्यूब को पहले x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। लेकिन फिर x को किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, t के रेस्पेक्ट में। यानी कि dx/dt बराबर आपका हो गया 9, ये आपका कट गया 3 बार में, यानी कि dx/dt बराबर, हाँ, आपका 3 कितना हो गया, x स्क्वायर हो गया। और आप इसको क्या कीजिए, अभी रहने दीजिए। अब देखिए आपसे क्या मांग रहा है, ds/dt। नाउ ds/dt बराबर d/dt ऑफ s। s देखिए आपका कितना है, तो s आपका कितना है, 6x स्क्वायर है, तो 6x स्क्वायर। तो आप इसको क्या कीजिए, 6 कांस्टेंट बाहर, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2x। लेकिन फिर x को किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा, तो x को डिफरेंशिएट करना है t के रेस्पेक्ट में, यानी कि dx/dt। तो अब देखिए बाबू क्या मिला, तो ds/dt बराबर 6 दूनी 12, 12x, और dx/dt इसको यदि समीकरण आप 1 मान लेते हैं तो 3/x स्क्वायर है, 3/x स्क्वायर। ये पावर इससे खत्म हो गया, तो 12 तिहाई कितना हो गया, 36 बटे में x। तो इस प्रकार से हम लोग ds/dt को निकाल लिए। लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं हो जाती है, ये कब बोलता है, जब x बराबर कितना हो, तो x बराबर 10 सेंटीमीटर हो। तो आप ds/dt निकाल लीजिए, जब x बराबर 10 सेंटीमीटर हो, तो 36 और x के जगह पे 10 रख दीजिए, तो 3.6 हो गया। समझ गए, 3.6। अब बात है कि यहीं पर आपको नहीं छोड़ना, इसका यूनिट लिखना जरूरी है। यूनिट के लिए यहाँ पर देखिए, ऊपर क्या है, s। s का मतलब क्या हो गया, सरफेस एरिया, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि यूं कहें कि यह क्षेत्रफल हो गया। और क्षेत्रफल का इकाई क्या होता है, वर्ग इकाई, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर। और नीचे क्या है, टाइम। इसके लिए क्या लिखिएगा, इसके लिए लिखना है आपको सेकेंड। यानी कि जो मांग रहा था, यानी कि ds/dt आपसे मांग रहा था x बराबर 10 सेंटीमीटर पे, तो 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड आपका हो गया। यानी कि आपका सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने का दर
आपका है 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो आइए अब मैं फिर यहीं पे खड़ा रहता हूं, बल्कि थोड़ा सा हट जाता हूं, हाँ ऐसे। अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, ये क्लास तो हम लोगों का छोटा ही होगा, हाँ 1 घंटे का होगा, लेकिन जो आपका अगला लेक्चर होगा उसमें आप पूरा तैयारी के साथ आइएगा, हाँ खाना पीना खा लीजिएगा, 1 बोतल पानी लेकर बैठिएगा, और क्योंकि वो हम लोगों का 3 घंटे का लेक्चर होगा। और यदि आपको एक बार में वो लगता है कि 3 घंटा आप नहीं देख पाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको 1-1 घंटा पे बांट दीजिएगा। पहला दिन आप पहले सेशन में 1 घंटे का देखिए, अगले सेशन में 1 घंटे का, फिर अगले सेशन में 1 घंटे का, इस तरह से आप देखिएगा ताकि आप ज़्यादा बोर ना हो। ठीक है, तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल 3, a stone is dropped into a quick lake and waves move in circles at a speed of 4 centimeter per second. At the instant when the radius of the circular wave is 10 centimeter, how fast is the enclosed area increasing? हिंदी में भी लिख देते हैं। क्या है हिंदी में? एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड की गति से चलते हैं। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल कितनी तेजी से बढ़ रहा है? ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है,
और अब हम लोगों को सॉल्व करना है। क्या कहता है? तो कहता है कि एक आपका जो है ना स्थिर झील है, यानी कि पानी आपका शांत है। उस पानी में आपने एक कंकड़ को फेंका, हाँ, और उसमें जो है और तरंगे जो उसमें जो तरंग उत्पन्न होगा, जो वेव उत्पन्न होगा, जैसा मैं आपको शुरू में बताया था, तो आपका कैसा होगा? वृत्ताकार, इस तरह से टिक 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 ऐसे करके बढ़ेगा, नहीं है? तो वही जो है आपका वेव यानी कि तरंग आपका बढ़ रहा है। कहता है कि जब आपका उस वेव यानी कि तरंग की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, तो उस परिस्थिति में आपका जो एरिया है वह एरिया यानी कि उस वृत्त का एरिया, उस वृत्ताकार भाग का एरिया, उस वेव का एरिया क्या होगा? तो हम लोगों को हाँ कितनी तेजी से बढ़ रहा है, समझ गए? जो आपका क्षेत्रफल है वह क्षेत्रफल कितनी तेजी से बढ़ रहा है, यह हम लोगों को निकालना है। यानी कि आपका क्या निकालना है? तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिखा जाए। तो एक वृत्त है, समझ गए? तो वृत्त का आपको क्षेत्रफल पहले निकालना पड़ेगा। तो आप ऐसे लिखिए, एरिया, सॉल्यूशन पहले लिख लीजिए। सॉल्यूशन, एरिया ऑफ सर्कुलर वेव, यानी कि आप लिखे वृत्ताकार, हाँ, वृत्ताकार तरंग का क्षेत्रफल। एरिया है तो ए से, तो ए से आपका एरिया कितना हो जाएगा? एरिया आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, समझ गए? और देखिए तो, और हम लोगों को पूछ क्या रहा है? हम लोगों से पूछ रहा है एरिया, हाँ, एरिया का दर बोल रहा है। कब? तो दर, एरिया का दर बोल रहा है ना, इसका मतलब कितना हो गया? डी ए बाय डी टी। और ये कब बोल रहा है? ये तब बोल रहा है जब आपका, समझ गए, जब आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जब रेडियस कितना हो? 10 सेंटीमीटर हो, यानी कि जब त्रिज्या कितना हो? 10 सेंटीमीटर हो, यानी कि r बराबर 10 सेंटीमीटर, इसको पूछ रहा है। और क्या दिया हुआ है? और क्या दिया हुआ था? आप एक बार क्वेश्चन को पढ़िए। तो यहां पर देखिए आपका क्या दिया हुआ है कि ए स्टोन इज ड्रॉप इनटू ए क्विक लेक एंड वेव्स मूव्स इन ए सर्किल्स एट स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वेव जो आपका मूव हो रहा है उसके मूव होने का जो दर है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हिंदी में देखिए क्या लिखा हुआ है? एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से चलते हैं। तो तरंग जो चल रहा है, समझ गए, तरंग जो चल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उसका क्या बढ़ रहा है? त्रिज्या। क्या बढ़ रहा है? त्रिज्या। इस तरह से जो बढ़ता है, इस तरह से जो बढ़ता है बाबू, क्या बढ़ रहा है? तो त्रिज्या बढ़ रहा है, रेडियस बढ़ रहा है, समझ गए? यानी कि आपका डी आर बाय डी टी दिया हुआ है। तो डी आर बाय डी टी आपका कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। नीचे मैंने टी क्यों लिया? क्योंकि यहां पर क्या दिया हुआ है? सेकेंड। यानी कि यह आपका 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड आपका दिया हुआ है। ठीक है, हम लोगों को डी ए बाय डी टी को ज्ञात करना। आइए ज्ञात करते हैं। तो देखिए, तो डी ए बाय डी टी बराबर डी बाय डी टी ऑफ ए। तो ए के जगह पे आप क्या लिखिएगा? ए के जगह पे लिखिएगा पाई आर स्क्वायर, समझ गए? ए के जगह पे लिखिएगा पाई आर स्क्वायर। तो आपका डी ए बाय डी टी बराबर आपका हो गया, ये पाई कांस्टेंट है तो पाई कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, और आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r हो जाएगा, ये 2r। लेकिन फिर r को किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा? t के रेस्पेक्ट में, यानी कि डी आर बाय डी टी। तो फाइनली आपका डी ए बाय डी टी बराबर 2 पाई आर हो गया, और डी आर बाय डी टी, डी आर बाय डी टी यहाँ से कितना हो जाएगा? 4। तो यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा? 4। तो अब जो है कि आपका डी ए बाय डी टी बराबर 4 दूनी
8 पाई आर हो गया। लेकिन यहीं पर आपको नहीं रुकना है, आपसे ये कब पूछ रहा है, जब आर बराबर कितना हो, 10 हो, यानी कि dA/dt पूछ रहा है जब आर बराबर 10 सेंटीमीटर हो तो कितना हो गया 8 पाई, और आर के जगह पे आप 10 लिखिएगा, यानी कि 80 पाई। समझ गए। अब आपको यूनिट लिखना है, तो यूनिट देखिए ऊपर क्या है, ऊपर एरिया है, एरिया के लिए कितना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, अब पर नीचे क्या है टाइम है, टाइम के लिए क्या हो जाएगा सेकेंड, और यही आपका क्या हो गया बाबू, तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो आइए अब आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप भी क्या कहिएगा कि प्रभाकर सर पहले तो आप स्क्रीनशॉट जब लेने के लिए बोलते थे तो आप तो साइड में चले जाते थे, लेकिन अब क्या हो गया, स्क्रीनशॉट के लिए बोलते हैं और हटते भी नहीं हैं। तो कैसे हटेंगे, हम तो अब देख रहे हैं ना कि कहाँ लिखे हैं, और मेरे रहने से कोई लिखावट तो नहीं ना ढक रहा है। यदि लिखावट नहीं ढकेगा तो हम सामने ही रहेंगे, लिखावट यदि ढक जाएगा तो हम हट जाएंगे, क्या दिक्कत है, हाँ कोई परेशानी नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। आज ये जो है तार बार बार पैर में फंस रहा है, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। पहले मैं थोड़ा इंक ले लूँ, हाँ तब तक आप लोग भी पी ले, पानी पी ले, हाँ? पानी पी लीजिए आप लोग भी, लगेगा 1 मिनट इंक लेने में। आप जानते हैं कि कम इंक रहता है तो मेरा मन ही नहीं भरता है, मुझे बिल्कुल एकदम से चूने वाला चाहिए। आइए बाबू अब नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन क्या है, तो एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 4, द लेंथ x of a rectangle, the length x of a rectangle is decreasing at the rate of 3 centimeter per minute, and the width y is increasing at the rate of 2 centimeter per minute, when x equal to 10 centimeter and y equal to 6 centimeter, find the rates of change of A, the perimeter, and B, the area of the rectangle। मैं हिंदी में भी लिख दूं, क्या कहता है, हिंदी में कहता है किसी आयत की लंबाई x 3 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है,
और चौड़ाई y 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है जब x बराबर 10 सेंटीमीटर और y बराबर 6 सेंटीमीटर है, तब आयत के नंबर ए परिमाप और बी क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। यही आपका क्वेश्चन है और हम लोगों को सॉल्व करना है। हाँ, हम लोगों को सॉल्व करना है। तो देखिए क्या कहता है, एक आयत है, समझ गए, एक रेक्टेंगल है और उसकी लंबाई x है और चौड़ाई क्या है, तो चौड़ाई y है। ठीक है, यह आपका दिया हुआ है। आयत की लंबाई x है, यानी कि आप लिख लीजिए आयत की लंबाई यानी कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बराबर x है और आयत की चौड़ाई यानी कि लेंथ ऑफ, हाँ, लेंथ ऑफ आपका जो है, हाँ, लेंथ ऑफ विड्थ, बल्कि ऐसे लिखिए विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल कितना है, y है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है उसको भी लिखिए गिवन, यानी कि दिया है। क्या दिया है कि लेंथ x घटने का दर 3 सेंटीमीटर पर मिनट है, समझ गए। लंबाई x घटने का जो दर है वो 3 सेंटीमीटर पर मिनट है, यानी कि dx/dt बराबर 3 सेंटीमीटर पर मिनट। लेकिन याद कीजिए मैं थ्योरी में बताया था, जब घटेगा तो उसको निगेटिव ले लेना है, बढ़ेगा तो पॉजिटिव ले लेना है। तो ये घट रहा है तो क्या कीजिएगा, निगेटिव। एंड क्या दिया हुआ है, dy/dt, समझ गए। तो आपका जो है ना विड्थ, आपका विड्थ का इंक्रीज यानी बढ़ने का दर, चौड़ाई बढ़ने का दर कितना है, 2 सेंटीमीटर पर मिनट, 2 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है आपका परिमाप और क्षेत्रफल, यानी कि पेरीमीटर और एरिया बढ़ने का दर, यानी कि इस तरह से पूछ रहा है, समझ गए। आप ये भी लिख लीजिए, क्या लिखिएगा, तो आयत का परिमाप यानी कि पेरीमीटर, समझ गए, यानी कि पेरीमीटर ऑफ, हाँ, रेक्टेंगल, आप इसको P मान लिए, पेरीमीटर के लिए क्या यूज कीजिएगा, P। तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुनी लंबाई जोड़ चौड़ाई, यानी कि 2 आपका हो गया लंबाई, लंबाई के लिए आपने क्या यूज किया है, x, और चौड़ाई के लिए आपने क्या यूज किया है, y, और आपका हो गया आयत का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसके लिए a यूज कीजिए, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई आपने क्या यूज किया है, x, और चौड़ाई आपने क्या यूज किया है, y। तो ये आपका हो गया xy। तो आपसे पूछ क्या रहा है, तो आपसे पूछ रहा है dv/dt, पहला क्वेश्चन में dp/dt बराबर व्हाट, और दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है dA/dt बराबर व्हाट, समझ गए। यही 2 चीज आपसे पूछ रहा है। तो आइए इसको हम लोग बनाते हैं। पहला क्वेश्चन को बनाइए,
फर्स्ट क्वेश्चन dp बाय dt, तो d बाय dt ऑफ p, आप देख लीजिए p कितना है, तो p आपका है कितना बाबू, तो p आपका है 2 इंटू एक्स प्लस वाई, तो आपका 2 कॉन्स्टेंट है बाहर, x का डिफ्रेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में dx बाय dt, y का डिफ्रेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में dy बाय dt बराबर 2 dx बाय dt, तो dx बाय dt आपका दिया हुआ है -3 और dy बाय dt कितना है, तो dy बाय dt आपका 2 है, समझ गए। तो देखिए आपका क्या हो गया, तो आपका 2 इंटू ये कितना जी -1 यानी कि -2, तो dp बाय dt बराबर -2 हो गया। कहने का माइनस आने का मतलब है कि समय के सापेक्ष, समझ गए, समय के सापेक्ष, p का मतलब पेरीमीटर यानी कि आपका हाँ परिमाप घट रहा है, समझ गए, यानी कि दैट इज पेरीमीटर इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2, हाँ, और पेरीमीटर है तो परिमाप है, परिमाप का आपका जो यूनिट है, जो इकाई होगा वो क्या होगा, सेंटीमीटर पर आपका मिनट। अब बोलेगा मास्टर साहब यहाँ पर -2 है तो आपने यहाँ पर 2 क्यों लिख दिया? अरे यहाँ पे डिक्रीजिंग तो लिख दिए ना जी, नहीं, जब डिक्रीजिंग लिख ही दिए तो फिर -2 देने का क्या सेंस, डिक्रीजिंग का मतलब ही है घटना ना, अब फिर माइनस दे दीजिएगा तो आपका माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, तब तो इंक्रीज न कर जाएगा जी, इसीलिए जब डिक्रीज लिखे तो यहाँ का माइनस हम हटा दिए, यानी कि हिंदी में कैसे लिखिएगा, अतः परिमाप 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रहा है, हाँ, घट रहा है, ठीक है। आइए बाबू बी नंबर बनाइए, डी बाय डी टी, तो आपका कितना डी बाय डी टी ऑफ ए का मतलब एरिया, और एरिया कितना है, तो एरिया है एक्स वाई, तो इसको फर्स्ट इंटू सेकेंड में आप बनाइएगा, तो क्या हो जाएगा, सेकेंड वैसे ही फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन प्लस फर्स्ट वैसे ही सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन y, dx बाय dt आपका कितना है, तो dx बाय dt आपका है -3, समझ गए, dx बाय dt आपका कितना है -3 और प्लस x और dy बाय dt, तो dy बाय dt देख लीजिए तो कहाँ पर है, dy बाय dt कितना है, तो आपका है 2, यानी कि आपका कितना हो गया 2x - 3y, ठीक है। लेकिन एक चीज और भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि जब x कितना है 10 और y कितना है 6 है, तो आप यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए dA बाय dt कब, जब x बराबर कितना है बाबू, x बराबर है 10 सेंटीमीटर और y बराबर कितना है, तो y बराबर है 6 सेंटीमीटर, समझ गए। इसमें चूंकि x और y रहा ही नहीं था, इसमें जब पेरीमीटर हम लोग निकाल रहे थे तो x और y बचा ही नहीं था, इसलिए हमने x और y को नहीं लिया, यहाँ पर है ना हम लोगों को लेना पड़ेगा, तो कितना 2 गुनी x, x के जगह पे 10 -3 गुनी y और y के जगह पे लिखिएगा 6, 10 दूना कितना जी 20 और 6 तियाई 18, 10 दूना 20 और 6 तियाई 18, 20 से 18 गया कितना जी 2, यानी कि आपका 2 हो गया, और यूनिट लिखिएगा तो ए एरिया है, यानी कि सेंटीमीटर आपका कितना हो जाएगा स्क्वायर, और नीचे टाइम है तो टाइम यहाँ पर मिनट में दिया हुआ है, चूंकि ये पॉजिटिव है तो इसका मान, इसका मतलब क्या होगा, बढ़ रहा है, यानी कि दैट इज एरिया इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। हिंदी वाले भाई साहब कैसे लिखिएगा कि क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट की दर से बढ़ रहा है, ठीक है। तो अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। क्या है देखिए, तो एग्जाम्पल 5 है। The total cost CX in rupees associated with the production of X units of an item is given by CX बराबर 0.005 एक्स क्यूब माइनस 0.02 एक्स स्क्वायर प्लस 30x प्लस 5000. Find the marginal cost when 3 units are produced, whereby marginal cost we mean the instantaneous rate of change of total cost at any level of output. हिंदी में लिख देता हूँ। एक्चुअल में क्वेश्चन लिखने में ही बहुत समय खराब हो जाता है। जब मैं क्लासरूम में आप लोग को बताता था तो क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत तो पड़ती नहीं थी, हम लोग ज़्यादा फास्ट जाते थे। किसी वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन में कुल लागत CX रुपये में CX बराबर 0.005 एक्स क्यूब माइनस 0.02 एक्स स्क्वायर प्लस 30x प्लस 5000 से प्रदत्त है। सीमांत लागत ज्ञात कीजिए जब 3 इकाई उत्पादित की जाती है, जहां सीमांत लागत यानी कि MC से हमारा अभिप्राय किसी स्तर पर उत्पादन के संपूर्ण लागत में तत्कालिक दिख रहा है ना ये
यहाँ तक, हाँ, तात्कालिक परिवर्तन की दर है, परिवर्तन की दर है। हाँ, इस क्वेश्चन को बनाया जाए। आइए पहले इसको कोशिश करते हैं समझने का और फिर हम लोग इसको बनाएंगे। तो क्या लिखा हुआ है, टोटल कॉस्ट, समझ गए, CX का मतलब हो गया टोटल कॉस्ट। तो किसी कंपनी में टोटल कॉस्ट का एक फॉर्मूला दिया हुआ है। क्या फॉर्मूला दिया हुआ है, CX बराबर 0.005x³ माइनस 0.02x² प्लस 30x प्लस 5000। यानी कि यदि आपको एक इकाई बनाना है, समझ गए, तो आपका x की जगह 1 रखिएगा, तो इसको जो गुना भाग करके जो आपका आएगा वह एक इकाई का दाम होगा। उसी तरह से यदि आप 20 इकाई बनाना चाहते हैं, 20 यूनिट बनाना चाहते हैं सामान को, तो x के जगह पे 20 रख दीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा वह 20 यूनिट का कॉस्ट हो जाएगा। ठीक, ये आपका दिया हुआ है। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है मार्जिनल कॉस्ट। हाँ, MC क्या पूछ रहा है, मार्जिनल कॉस्ट मतलब MC, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सीमांत लागत। क्या बोलते हैं, सीमांत लागत। कब, जब आपका 3 यूनिट का प्रोडक्शन हो। कितने यूनिट का प्रोडक्शन हो, 3 यूनिट का, यानी कि 3 इकाई का जब आपका उत्पादन हो। और आपका जो है ना मार्जिनल कॉस्ट का मतलब, MC का मतलब क्या होता है, तो MC का मतलब होता है कि आपका यहाँ पर दिया हुआ है कि मार्जिनल कॉस्ट वी मीन, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट, यानी कि आपका टोटल कॉस्ट में बदलने का दर एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट। यानी कि यहाँ पर दिया हुआ है कि आपका, समझ गए, MC का मतलब है किसी स्तर पर उत्पादन के संपूर्ण उत्पादन में तात्कालिक परिवर्तन का दर। तो क्या दिया हुआ है देखिए, पहले उसको लिखिए, गिवन, यानी कि दिया है CX बराबर 0.005x³ माइनस 0.02x² प्लस 30x प्लस 5000। आपसे पूछ रहा है MCX बराबर व्हाट, कब, जब x बराबर कितना यूनिट हो, तो x बराबर जो है आपका कितना यूनिट हो, तो मैं कहीं पे देखा था कुछ लिखा हुआ था, हाँ, x बराबर आपका 3 यूनिट, समझ गए, कितना यूनिट हो, 3 यूनिट, x बराबर 3, और इसी का वैल्यू पूछ रहा है। तो हम लोगों को MC निकालना है, उसके लिए इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो MCX मतलब d/dx ऑफ CX, यानी कि d/dx ऑफ CX यहाँ से लिख दीजिए 0.005x³ माइनस 0.02x² प्लस 30x प्लस 5000। तो कितना होगा, 0.005 कॉन्स्टेंट है बाहर, x³ का 3x² माइनस 0.02x² का 2x प्लस 30 कॉन्स्टेंट बाहर, x का डिफ्रेंशिएशन 1 और 5000 का डिफ्रेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, अकेला कांस्टेंट है। तो आपका जो है ना MC आप निकाल लीजिए, यानी कि MC आपका कितना आ गया, तो गुना कीजिए, तो 0.0 और 5 तिहाई 15x² माइनस 0.0 2 दूनी 4x प्लस 30। लेकिन आपसे मार्जिनल कॉस्ट पूछ रहा है जब x बराबर कितना हो, तो x बराबर जब 3 हो, तो 0.015 x के जगह पे 3 रख दीजिए, 0.04 x के जगह पे 3 प्लस 30, तो ये कितना जी, 3 तिहाई 9, समझ गए, और 15 9 35 से, तो 0.135 हो गया, माइनस और 4 तिहाई 12 0.12 प्लस 30। तो क्या हो जाएगा भैया, इस दोनों को जोड़ दीजिए, तो 30.135 माइनस 0.12, तो आपका 5 से यहाँ पे 0 गया, तो 5, 3 से 2 गया 1, 1 से 1 गया 0,
और इधर आपका हो गया 30। समझ गए? ये आपका MC निकाल लीजिए, MCX का जब x बराबर 3, और यही आपका हो गया आंसर। हाँ, यानी कि सीमांत लागत। मैं एक बार आंसर को भी मिला लेता हूँ। आइए देखिए आंसर कितना है। तो इसका आंसर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, यही आंसर है। ठीक, चलिए अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है बाबू, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बार बार फंस रहा है तार जो है ना, बार बार फंस रहा है। फंसने दीजिए, क्या दिक्कत है। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। चलिए जी, अब आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आपका एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल 6, द टोटल revenue in rupees received from the sale of X units of a product is given by Rx equal to 3x square plus 36x plus 5. Find the marginal revenue when x बराबर 5, whereby marginal revenue we mean the rate of change of total revenue with respect to the number of items sold at an instant। हिंदी में क्या कहता है? किसी उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय रुपये में Rx बराबर 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5 से प्रदत्त है। जब x बराबर 5 हो तो सीमांत आय ज्ञात कीजिए।
जहां सीमांत आय यानी कि MR से हमारा अभिप्राय किसी क्षण विक्रय की गई वस्तुओं के सापेक्ष संपूर्ण आय के परिवर्तन की दर से है। ठीक है, तो आइए अब इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। मैं जैसा देख पा रहा हूँ 1 घंटा 16 मिनट हो गया है और अब हम लोगों का ये चूंकि लास्ट ही क्वेश्चन है तो 10 मिनट और आप समय दीजिए। देखिए क्या दिया हुआ है आपका टोटल रेवेन्यू RX दिया हुआ है गिवन, यानी कि दिया है RX बराबर है 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5 और आपसे क्या मांग रहा है तो मार्जिनल रेवेन्यू MRX मांग रहा है। कब? जब x बराबर कितना हो, जब x बराबर 5 हो। समझ गए? जब x बराबर क्या हो तो 5 हो बराबर व्हाट। इसको आप रेवेन्यू को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो मार्जिनल रेवेन्यू आपका मिल जाएगा। तो MRX का मतलब हो गया d/dx ऑफ RX, यानी कि d/dx ऑफ RX आपका कितना है तो 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5 है। 3 आपका बाहर, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 36 बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1 और आपका 5 अकेला है जिसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। तो इस प्रकार से 3 दूना 6x जोड़ 36 मिल गया और आपको MRX निकालना है कब? जब आपका x बराबर 5 हो। तो 6 गुना 5 जोड़ 36 तो 6 5 30 और 30 और 36 कितना हो गया 66 और यही आपका जो है ना सीमांत आय हो गया। और इस प्रकार से ये हम लोगों का आंसर, मैं एक बार मिला लेता हूँ तब मैं आपको बोलूँगा कि हाँ अब हम लोगों का समाप्त हो गया। तो इसका आंसर आया है 66 रुपीज़, बिल्कुल सही है। समझ गए? चूँकि आय है तो आप इसको रुपीज़ में लिख लीजिएगा। हाँ, तो बच्चों इस प्रकार से अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और हम लोग आज जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पहला चैप्टर आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी का हम लोग आज थ्योरी के साथ साथ एग्जाम्पल ख़त्म किए और कल हम लोग यानी कि अगले लेक्चर में हम लोग इसका एक्सरसाइज को पढ़ेंगे। उसमें 18 क्वेश्चन है तो मैं कोशिश करूंगा कि उसको मैं एक ही सेशन में बता दूं, हाँ एक ही क्लास में बता दूं। यदि नहीं हो पाता है तो फिर उसमें भी 2 भागों में बांटूंगा। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू, धन्यवाद।